हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। हेडिंग लिखी जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लिख ली। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी over the surrounding. Where difference between body and surrounding where difference between body and surrounding should not exceed 35 degrees Celsius. The difference between body and surrounding should not exceed 35 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अगर समझना है, ये कोई अगर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो रेट ऑफ कूलिंग हमने पढ़ा था डी टी बाई डी टी, यही होता है। तो दिस माइनस साइन बता रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे समय बीतेगा टेम्परेचर कम होगा। दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप चाहो तो हटा लोगे तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये के टाइम्स आ जाएगा टी माइनस टी नॉट, यहाँ पर माइनस साइन लगा रहने देते। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टी माइनस टी नॉट है, ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता 35 डिग्री सेल्सियस से, इतना याद रखना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए बॉडी में जो और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, लिख लीजिए। हियर नेगेटिव टाइम, हियर ये नेगेटिव साइन का मतलब भी दिखाई देते हैं। हियर नेगेटिव साइन indicates that here negative sign indicates that rate of cooling decreases with time. Rate of cooling decreases time. ठीक है, आप लोग तो बता देना। आप लिया। अगली एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉर न्यूमेरिकल्स। इसमें लिखो, इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2, या चेंजेस फ्रॉम, है ना, इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, T1 टू T2 इन टी टाइम, हमने लिखा है स्मॉल टी टाइम, इन टी टाइम, देन ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसा बनता है, जैसे अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है डेल्टा टी, और नीचे तो डेल्टा टी, ये माइनस के टी माइनस टी नॉट ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, T2 माइनस T1, और आगे साइन क्या लगा होगा, माइनस का। तो अपॉन डेल्टा टी, जो कि आपके पास टी है यहाँ पे, इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये सब कुछ लिखना मत, ये तो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए है। तुम डायरेक्टली लिखना T1 माइनस T2 बाई टी, जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर T1 से T2 है ना, टी टाइम में, के टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा टी का एवरेज, दैट इज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2, और ये हो जाएगा सराउंडिंग का। ये बस ये डब्बा लिख लो। मतलब ऐसा है कि जैसे ये बॉडी है कोई, इस बॉडी का टेम्परेचर अभी T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, इसका टेम्परेचर T1 से हो गया T2, कितना टाइम लगा, स्मॉल टी टाइम। तो इसमें जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से रिलेशन दिखता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है टी एवरेज T1 प्लस T2 बाई 2, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। लिखो T0 इतना बड़ा क्यों लिख दिया, नीचे लिखना था ना T0। यार गलत टाइम पे बात मत पूछा कर, अभी कुछ पढ़ रहे हैं ना यार। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या ऐसा लिख लो, दिस लॉ इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, दिस लॉ इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पहले डेरिवेशन भी था, जो आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा है ना, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा अपॉन एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, उसी से आता है बायनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करके। खैर, और इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि लॉस ऑफ हीट शुड बी, लॉस ऑफ हीट शुड ओनली बी, लॉस ऑफ हीट शुड ओनली बी बाई रेडिएशन। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ तो कैसा दिख रहा होगा, ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा, जैसे इधर का टेम्परेचर टी है, यहाँ से टक 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 टक, ये टी नॉट और ये टी। तो बॉडी का टेम्परेचर टी से घट के अल्टीमेटली सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होने की कोशिश करेगा। सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर होगा बॉडी वही टेम्परेचर फाइनली अटेन करेगी, तो इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीज होता हुआ बनेगा। बनाइए। ये किसका है, डन। अगली हेडिंग लिखी जाए, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पूरा लिख लेते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर ब्लैक बॉडी या ऑफ ब्लैक बॉडी, क्या फर्क पड़ रहा है। होली बच्ची, है ना, ठीक है जी। चलो, इसके अंदर ढेर सारी बातें हैं, हम एक एक करके लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। इट इज गिवन बाय, इट इज मैथमेटिकली गिवन बाय प्लैंक, it is mathematically given by Planck, and practically given by Summers and
स्प्रिंग सैम। शुरू करें। देखो होता क्या है कि जैसे रेडिएशन में आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि जो अपने विजिबल रीजन है विबग्योर, विबग्योर में जो भी दिखाई देगा वो तो अपन को साफ साफ दिखाई देगा ही। लेकिन ऐसी कोई रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ रेड से ज़्यादा है तो अपन को नहीं दिखाई देगी, या वायलेट से कम है अपने को वो भी दिखाई नहीं देगी। रेड से ज़्यादा वेवलेंथ को अपन इंफ्रारेड रीजन में रखते हैं और वायलेट से कम को अपन अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी हीट की जो रेडिएशन अपने बाहर जा रही है, ये रेडिएशन का अगर अपन ग्राफ बनाएं इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है, ऐसे पहाड़ जैसा। इसमें के कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आप लोगों को तीनों चारों रिजल्ट याद रखने हैं। इसमें पहला रिजल्ट है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आता है। तो आप लोग चित्र बना लीजिए और हम इसमें रिजल्ट्स की बात करना शुरू करें। स्टार्टिंग जीरो से नहीं है, ध्यान रखना, एंडिंग भी जीरो पे नहीं है। एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ होगा और ई मतलब एनर्जी है। इसमें लिख रखा है स्पेक्ट्रल एनर्जी, हेडिंग में लिखा दिया ना, वो स्पेक्ट्रल एनर्जी वही है ई लैम्डा। मतलब एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 10,000 एंगस्ट्रॉम की कोई रेडिएशन है तो 10,000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही होगी। तो 10,000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लैम्डा के उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी वो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, इस तरीके की कहा। लिखिए पहला पॉइंट। या थ्योरी क्या लिखाना, मैथमेटिकली लिखा देते हैं। पहला लिख लो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WEIN, WIEN, WIEN, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये ऐसा कहता है कि ये आपने किसी जो भी ये कर्व बनाई है ये एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर टी पे बनाई होगी, आया ना, उस टेम्परेचर पे जो भी रेडिएशन जा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो भी ये एनर्जी का मैक्सिमम मिल रहा है आपको, तो एनर्जी का मैक्सिमा जिसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है उसे आपने लैम्डा मैक्स नाम दे दिया, या इसको लैम्डा एम दे दो। तो ये कहता है कि जो लैम्डा एम है ना, लैम्डा मैक्स को लैम्डा एम बार बार नहीं लिखूंगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। यहाँ से जो पहला ये पहला नियम है यही मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो लैम्डा एम है इंटू टी, दिस शुड बी कांस्टेंट। ये हो जाएगा लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू इस कांस्टेंट का नाम होता है बी। ठीक है, बात को लिख लिया। टी की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग कुछ 2.89 इंटू 10⁻³ बी की वैल्यू होती है 0.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इस लॉ को अपन एक काम करते हैं, ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ थोड़ा काम का है तो इसको ना थ्योरी में भी लिख ही लेते हैं शब्दों में। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, wavelength corresponding to maximum emission, wavelength corresponding to maximum emission of radiation, wavelength corresponding to maximum emission of radiation decrease with increasing temperature, decrease with increasing temperature। यहाँ से दिख भी रहा है।
मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाएगी। चलिए, तो पहला जो आपने कंक्लूजन निकाला इस स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व का वो था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दूसरे कंक्लूजन की तरफ आएंगे। दूसरा कंक्लूजन लिखा जाए कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम, लैम्डा एम मतलब लैम्डा मैक्स विल बी मैक्सिमम एंड उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब यहाँ पर जो भी ई लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, ये तो ई लैम्डा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ई लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू वो इस टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगी। ये रट्टा मारने हैं ना, ये तीनों कंक्लूजन रट्टा मारने हैं। कितने समझ में आ गए? दो याद हो गए? हाँ, वीन्स कांस्टेंट है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में तो वीन्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन में तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट नाम है इसका, जिन्हें नाम नहीं याद रखना, ये वी। ओके, चलिए, तो तीसरा नियम लिख लीजिए। तीसरा कहता है कि एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एनर्जी एंड वेवलेंथ कर्व, एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एनर्जी एंड वेवलेंथ कर्व gives emissive power of body, gives emissive power of body, gives emissive power of body, मतलब ये टी लैम्डा डी लैम्डा यही तो एरिया होता है ना। तो ये एरिया हो गया, तो ये जो एरिया है ना ये एमिसिव पावर ऑफ बॉडी देगा। तो ई रूल ये है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ई की मैक्सिमम वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी? टी की पावर 5 के। और ई किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया टी की पावर 4 के। तो कोई पूछे कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, तो उसका आंसर है ई की पावर 4। तो आप यहाँ से हटाओगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2 की पावर, ठीक है ना। तो ये सारी, ये अपन जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ना, अपन ने कुछ भी ड्राइव नहीं किया क्योंकि अपन ड्राइव कर नहीं सकते। ये सारी की सारी चीज़ें कंक्लूजन्स हैं, तो अपने को याद रखने हैं। तो 3 कंक्लूजन आपने अभी तक पढ़े हैं, जिसमें पहला था कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा था कि यहाँ पर जो भी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी होगी वो टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगी। और तीसरा था कि जो एरिया होगा वो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल। कोई पूछे एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? टी की पावर 4 के। इसको एमिसिव पावर भी बोल सकते हो, या एरिया बोल दो, एमिसिव पावर बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? एसी चला ली जाए, छाप लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा जाए। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी changes from 60 degree to 40 degree Celsius. Temperature of the body changes from 60 degree Celsius to 40 degree Celsius in 7 minutes. Temperature of the surrounding is 10 degree Celsius. Temperature of the surrounding is 10 degree Celsius. Then find temperature after next 7 minutes. Then find temperature
आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स। आप लोग करेंगे? करो। कौन सा लॉ लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ। हम्म 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है ना? 7 मिनट्स में। अब पूछ रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा अगले 7 मिनट्स में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट अपने को 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यही क्वेश्चन, करो ना। हाँ, क्या होता है, सॉल्व करो। देखो, अपने को पता है कि यहाँ पर डिफरेंस 35 डिग्री से कम है, तो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं। तो हमने पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट, यही पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे जहाँ पर 60 से 40 गया है 7 मिनट्स में। तो T1 हो गया 60, T2 हो गया 40, टाइम लगा 7 मिनट्स, K की वैल्यू एज इट इज़ 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस T नॉट की वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा 20/7। कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड्स में चेंज करने की। ये हो जाएगा 50 माइनस 40, मतलब 50 माइनस 10 बचेगा ये 40, इससे कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी 1/14। यही आ रही है, ठीक है। देन हमने इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे, वापस से इसी यही क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं लिखूंगा 40 माइनस टी, जो कि मुझे निकालना है T2, टाइम भी 7 मिनट्स ही है, इज इक्वल टू K की जगह डाल देंगे 1/14। तो 1/14 ये हो जाएगा आपके पास 40 माइनस T2, सॉरी प्लस T2/2 माइनस का 10। यही है क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू डाल दी है और इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। इससे 2 बार कट गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये 80 माइनस 2T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 40 प्लस T2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा 160 माइनस 4T2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस T2। तो इसको इधर ले आएंगे तो बनेगा 5T2 और इधर हो जाएगा 140। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। सही है सबका? चलो भाई, बहुत अच्छे, छाप लो जिनका नहीं हुआ। कितने लोगों से हो गया? तुम दोनों से नहीं हुआ रे? हाँ, सेकंड्स में कर दिया था। 5 क्वेश्चन कर रहा है? कहाँ कर रहा है? कब लेके आएगा दिखाना? कल नहीं, परसों। परसों भैया 5 क्वेश्चन वाले सब अपनी को नोटबुक लेके आएंगे, सबकी नोटबुक चेक होगी। वो तो आएगा ही ना, बिल्कुल क्लास है, वो डिसाइड करके बता देंगे। मैथ्स की नहीं होगी, दो दो का होती तो मैंने रीअरेंज कर देंगे, कुछ सेट कर लेंगे। क्या सोचना है? तुम्हारी क्लास कितने बजे से होती है बायो वालों की? जितना पूछा उतना क्यों नहीं बताते तुम लोग? कितने बजे होती है मैंने पूछा? 4 to 7, हाँ बस इतना बताओ। ये मत बताओ कि हमारा जान जान चली जाएगी, ये हो जाएगा हो जाएगा, ये थोड़ी सुनना है मुझे।
draw graph between emissive power of ideal black body ये तो इजी हो जाएगा। इसकी बजाय अपन इसका देखो, ये लिख लो, आगे बस लॉग लगा लो, बिटवीन लॉग ऑफ, हाँ, लॉग ऑफ क्या लिखा, आइडियल ब्लैक बॉडी वर्सेस टेम्परेचर। तो मतलब ये जो अपन ने पढ़ रखा है ना एरिया वाला फॉर्मूला, जैसे हमने ये तो पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, मतलब ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, यही पढ़ा है ना। तो कह रहा है कि इसका ग्राफ चाहिए मुझे लॉग ई के और लॉग ई और टेम्परेचर का। तो एक एक्सिस पे तो लॉग ही हो जाएगा और एक एक्सिस पे मुझे टेम्परेचर चाहिए। तो इसे करने के लिए पहले लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लेंगे। तो लॉग ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन हो जाएगा, लॉग सिग्मा प्लस लॉग टी की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी। तो लॉग ई इज इक्वल टू 4 लॉग टी प्लस लॉग सिग्मा। इसके बाद सॉल्व कर लो। इसके बाद भी सॉल्व करोगे तो भी समस्या ही होगी तुमको। इसको भी लॉग टी कर लो, लॉग ई और लॉग टी। अब तो आसानी से कर लोगे। वाई ये पूरा एक्स प्लस सी करो। सिग्मा क्या था, लास्ट क्लास में बताया था ना सिग्मा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कौन, वैल्यू कितनी थी सिग्मा की, इंटू 10⁻⁻⁻, देखते हैं कितने लोग इसका ग्राफ सही बनाते हैं। बनाओ, स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तुम लोगों को ग्राफ बनाना नहीं आता क्या, स्ट्रेट लाइन बनाना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ड्रॉ करना। सी पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, एम पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सी जीरो है तो कैसा बनेगा, ये तो मैंने पढ़ा रखा है तुमको। तो इसको बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सही है, आओ, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। क्या, बिल्कुल गलत है। देखा, रिवीजन ना करने का नतीजा, लापरवाही का नतीजा। तुमको क्या बता रखा था कि जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ है वो इस तरीके का बनेगा, जब स्लोप पॉजिटिव है। जब स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर सी पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर से पास करेगी, सी निगेटिव है तो नीचे से पास करेगी, सी जीरो है तो यहाँ से पास करेगी। सारी चीज़ें तो बता रखी हैं, अब तुम्हें याद ही नहीं है तो भाई क्या कर सकते हो। हाँ,
कब पढ़ाया था? ये पूछ रही हो? कितने भोले हैं। सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई क्वांटिटी वन से छोटी है तो उसका लॉग कैसा होगा? ये भी नहीं पता है ना। फॉर क्वांटिटीज, ऐसा लिख दो, लेस देन वन, देयर लॉग विल बी निगेटिव। जो क्वांटिटी वन से छोटी होती है उनका लॉग निगेटिव आता है। तो ये सिग्मा जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये वन से छोटा है ना यार, तो इसका जो लॉग आएगा निगेटिव आएगा। मतलब ये पूरी क्वांटिटी एक्चुअल में कैसी है, तो इसका मतलब सी तुम्हारा कैसा हो गया, निगेटिव। तो एम पॉजिटिव हो गया और सी निगेटिव हो गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्चुअल में ऐसा, सी निगेटिव है, ये हो जाएगा आपके पास लॉग सिग्मा, और इसका जो स्लोप होगा थीटा वो हो जाएगा 4 टेन थीटा स्लोप। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, if temperature of ideal black body is increased by 50 degrees Celsius, if temperature of ideal black body is increased by 50 degrees Celsius, 50%, if temperature of body is increased by 50%, what will be percentage increase, what will be percentage increase in quantity of radiation, in quantity of radiation emitted from its surface? If temperature of ideal black body is increased by 50%, what will be percentage increase in quantity of radiation emitted from its surface? तो सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन क्या होती है, पहले तो ये समझना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब हो गया एरिया। एरिया मतलब वो जानना चाह रहा है कि ई पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये टी की पावर 4 के है। तो पहले इसका टेम्परेचर टी था, बाद में इसने इंक्रीज कर दिया 50%, तो टी प्लस 50% ऑफ टी, दैट इज टी प्लस टी बाई टू, तो कितना हो गया, डी टी बाई टू। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 3T/2। क्या ये बात समझ में आई कि टी का हाफ कितना हो जाएगा, 50% मतलब हाफ, तो टी में हाफ और ऐड कर दिया तो 3T/2 हो गया। तो मुझे T1 की वैल्यू पता चल गई टी है, और T2 की वैल्यू पता चल गई 3T/2 है। इसी रेडिएशन पे क्या फ़र्क पड़ा, तो हमने पढ़ रखा है कि भैया ई की पावर, ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, तो हम बोलेंगे ई फाइनल, या ऐसा लिख लो E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100, ये मुझे जानना है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E2 बाई E1 माइनस 1 इंटू 100, परसेंटेज में आ गया। और इसका अगर रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा, T2 अपॉन T1 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, आया ना। अब वैल्यू डालते हैं, तो T2 की जगह डाल देंगे 3T/2 की पावर 4, और नीचे डाल देंगे T की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 81 अपॉन 16 T की पावर 4, और नीचे T की पावर 4, ये तो कट गया, माइनस का 1 इंटू 100, तो जाएगा 81 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100। 81 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
हाँ 65, तो ये हो जाएगा 65/16 × 100। इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 16 चौक 64, मतलब ये लगभग आएगा 406% के आस। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर 50% बढ़ाया तो तुम्हारा जो रेडिएशन है वो 400% बढ़ गया ऑलमोस्ट। समझ गए बात को? यार फिर बात करने लगी। कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है? एनसीईआरटी में हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं? 5 6 कितने क्वेश्चन तक हो गया? कोई आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। भाई 8वां दिन है, आज ये चैप्टर नहीं खत्म हो पा रहा। यही है ना? कहाँ तक कर लिया था हमने इसमें? 3 क्वेश्चन हो गए थे। इसमें एग्जाम्पल में अगर देखें तो एग्जाम्पल तो शायद अपने सारे हो ही गए। कितने, 5 हो गए 6 हो गए? 5 हो गए, तो फिर बचे हुए हैं इसका मतलब एग्जाम्पल्स। तो अगर अपन ऐसे देखें तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 5 तक हो चुके हैं, तो 6वां देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टडी स्टेट। तो अपने पास ये एक स्टील की रॉड है, ये एक कॉपर की रॉड है, दोनों को जोड़ दिया। लेंथ ऑफ स्टील रॉड अपने को दे दी है 15 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस दे दिया, मतलब लेफ्ट साइड का टेम्परेचर पता है। टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड 0 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेंथ की है कि नहीं है, 10 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ पता है, L1 L2। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ एरिया ऑफ रॉड। एक का एरिया ए है, एक का एरिया 2A है। दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी दे दी है। तो पूछ रहा है इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या है। ये क्वेश्चन हम कर नहीं सकते क्या? तो करो, क्वेश्चन कर सकते हैं तो करो। क्वेश्चन ये है, थोड़ा इजी कर देते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका एरिया 2A है, इसका एरिया A है। ये स्टील है, ये कॉपर है। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है? के की वैल्यू और दी होगी। थर्मल कंडक्टिविटी स्टील की पता है और कॉपर की पता है। स्टील की 50.2 है और कॉपर की 385 है। ये 385 और ये 50.2। ये के और इसका के अलग अलग दिया हुआ है। कीजिए, और जंक्शन का टेम्परेचर पता करना है। इस पॉइंट का टेम्परेचर अपने को निकालना। करो।
जितने लोग क्लास में थे उन सभी का आंसर आ गया है 44.4। आंसर इसका आ रहा है। तो यार ये चाइना, ये क्वेश्चन था। फोर्टी 4.4 इसका आंसर आ रहा है। दोनों करेंट्स को बराबर कर दिया और इससे आंसर आ गया। एसी बंद कर दें क्योंकि ठंड लग रही है, नींद आ रही है, तो अच्छी बात है, फिर तो चलने दो। फिर क्वेश्चन नंबर 10.7 में ऐसा है कि सेम क्वेश्चन है। आयरन बार सारी डायमेंशन दे दी, ब्रास बार उसकी भी एरिया लेंथ सब कुछ दे दिया, दोनों को एंड टू एंड सोल्ड कर दिया, दोनों का टेम्परेचर दे दिया, फ्री एंड के टेम्परेचर दे दिए। पहला कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बता दो, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन हो गया, इसमें अगेन दोनों में करंट बराबर करनी है। और दूसरा वाला कह रहा था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। तो थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने दो तरीके की चीज़ें देखी थी। यहाँ पर देखो तो इन दोनों ही जो भी चीज़ें हैं इनका A1 और A2 देखो तो A1 A2 दोनों के बराबर हैं, एरिया बराबर है, लेंथ अलग अलग है। लेंथ अलग अलग है ना, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो सीरीज में इसका फॉर्मूला था 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, हमने निकाल रखा है। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। फिर कह रहा है कि हीट करंट बता दो। तो हीट करंट के लिए अगर आपको कोई भी एक टेम्परेचर पता है तो हीट करंट तो उससे अपन डायरेक्टली निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे टी नोट हमने पता कर लिया तो हम पता कर लेंगे हीट करंट का फॉर्मूला है के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। के ए तो यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ का एरिया, डेल्टा टी दिस माइनस दिस अपॉन लेंथ, तो भी इसकी लेंथ है। तो ये इजी क्वेश्चन है, जितने अपन ने किए क्लास में उससे तो इजी है, फटाफट कर डालो। लास्ट वाला सबसे पहले कर लो, ये सेकंड वाला इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी वाला, थोड़ा जूम कर दें। इक्विवेल अच्छा ये तो इधर कर भी रखा है ना इन्होंने, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ये तो कुछ और है, नहीं इसी का ही है। खैर आती तो हम कर ही चुके हैं, तो आपको वैल्यू डाल देनी है बस 2K1 K2 K1 प्लस K2, सॉल्व हो गए 91.6 आ जाएगी। तो छोड़ो मत करो, घर पे करना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा, इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है, तो इन्होंने काम किया कि जंक्शन के टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। अगर लेंथ इक्वल है, एरिया सेम है, तो उन्होंने जंक्शन के टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला सीधा ड्राइव कर लिया, जो कि फॉर्मूला है K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। आप चाहो तो आप भी ड्राइव कर सकते हो, करना है क्या ड्राइव, मतलब बहुत घटिया बात हो जाएगी। मैं हालांकि इस फॉर्मूले में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मान लो कभी भी एरिया चेंज हो जाएगा तो आप लोग फंस जाओगे, है कि नहीं। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, यहाँ का टेम्परेचर T0 मान लो जो निकालना है। हीट करंट इधर से इधर जा रही है, यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी K1, यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो आप बोलोगे दोनों में करंट तो बराबर ही होनी चाहिए, ऐसे जाने वाली करंट में लिखोगे K1A T1 माइनस T0 अपॉन इसकी लेंथ L। यहाँ पर लिखोगे K2A टेम्परेचर T0 माइनस T डिवाइडेड बाई यहाँ की लेंथ L। A बाई एल से A बाई एल कट जाएगा, ये बनेगा K1 T1 माइनस K1 T0 बनेगा K2 T0 माइनस T2 K2। साहब ये T1 K1 एक साइड आ जाएंगे, तो K1 T1 इधर आ जाएगा, तो K2 T नीचे इसको ले आएंगे T0 के साथ, तो बचेगा K1 प्लस K2 इक्वल टू T। फॉर्मूला मत याद रखना, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद रखने में अटक गया, हाँ फॉर्मूला मत याद रखना, फॉर्मूला याद रखने में प्रॉब्लम है।
अगर मान लो एरिया और लेंथ अलग अलग हुए तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तन्मय, समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे थे? नींद में तो रहता है बेचारा ऑल टाइम। तो पहला तो हो ही गया इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने से। दूसरा 2K1 प्लस K2 अपने को पता है, और हीट करंट निकालनी है तो हीट करंट के लिए अपन ने कोई भी एक चीज़ पता कर लो। एक बार तुमने T0 पता कर लिया तो ये हीट करंट ही तो लिखी हुई है पूरा। इसमें बस वैल्यू तो डालनी है, K1 की वैल्यू डाल दो, A1 की वैल्यू A की वैल्यू डाल दो, दोनों वैल्यू डाल दो, L डाल दो, हीट करंट आ गई। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, माचिस की तीली दूँ ऐसे पलकों के नीचे लगा लेने का, ऐसे उसकी तरह, टॉम एंड जेरी की तरह। समझ गए? तुम तो क्लास में थी नहीं, तुम्हें क्या समझ में आया? तो ये समझ में आया जो मैंने बोला? ठीक है, फिर आ गया तो अच्छी बात है। घर पे जाके इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में लिख के लेके आना है, एक बार लिखा हुआ होना चाहिए। बता देंगे लाला, बता देंगे। कहीं जाना है क्या? बस चिल मारो। रात में कैसे होती है क्लास? तो दिन में ही होती है। कहाँ जाना है? कोई लेके जा रहा है? घर वालों ने बोला रेडी रहना? किसी किडनैपिंग करने तो नहीं जा रहे? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैन फिल्ड विद हॉट फूड cools from 94 degree to 86 degree in 2 minutes. When the room temperature is 20 degrees Celsius, how long will it take to cool from 71 to 69? मतलब कितना टाइम और लगेगा? ये क्वेश्चन तो अब ये भी किया है अपन ने ऐसा। फटाफट कर डालो, आंसर बताओ। आंसर तो नीचे लिखा हुआ है 42 सेकंड। आप लोग सॉल्व करो, लेकिन मिनट्स में ही रखना सब। सेकंड के आंसर लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स में ही रखो अभी। इलस्ट्रेशन के आंसर्स ऑलमोस्ट सभी के आ गए, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज में कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है? 3 क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन चौथे से शुरू करना है, यही है ना? चलो भाई बताते जाओ। क्या है? यही है क्या? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री, वाई? क्योंकि उसके रेफरेंस में सारी बातें होती हैं। What is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as a standard fixed point, as was originally done in Celsius scale? अरे आप मतलब एकदम कुछ कुछ तो आप मतलब एकदम फोटो वोटो खींच रहे थे क्या? आप लोगों के लिए पेन प्रिंट कराए गए हैं। ये आप लोगों के कलर प्रेफरेंस के हिसाब से इस पे लिखा हुआ है टॉपर्स कॉस एकेडमी कालका जी। नहीं नहीं, आपको यूज करने के लिए ही है, तो आप लोगों को जो जो कलर पसंद है बताते जाएं। देखो, तो उठा लो, एक ही उठाना है सारे के सारे ब्लू ही। दो पेन। अब तो नल्ले लड़ गई हैं भाई अपने। तो भैया मैचिंग मैचिंग, चलो। पेन का स्टॉक बढ़ाते हुए बच्चे।
यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। हैं? नहीं नहीं सर, मिल गए मत दिखाओ इनको। वो कह रहे हैं कि सर खत्म हो जाएगा तो दूसरा भी मिलेगा क्या? ये लो उधर रख लो। देख ले रहे हैं, नीचे जाके बेचने ना लगे। बिल्कुल सही ऑफर है। आपकी बोतल। ये आतंकी लड़कियां ये क्या कर रही हैं? अच्छा अच्छा। चलिए। क्या पीछे से भी कुछ डिमांड आ रही है? कोई स्पेशल कलर डिमांड? दे दो भाई, दे दो दे दो। चलिए, वापस से आते हैं। तो इसमें ऐसा पूछ रहा है कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री। व्हाई? व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज स्टैंडर्ड पॉइंट्स एज वाज ओरिजिनली डन इन द सेल्सियस स्केल? जैसा कि सेल्सियस स्केल में अपन मान रहे थे, वैसा अपन यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे का कारण पूछ रहा है। क्या लगता है? ये क्या आंसर है भाई? मैं नहीं आई थी सर। क्वेश्चन ये है कि जब अपन ने जो ग्राफ बनाया था ना, ग्राफ में ट्रिपल पॉइंट था जहाँ पे तीनों स्टेट एक साथ। मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैज अ यूनिक वैल्यू 273.16 Kelvin. At particular value of volume and pressure, the triple point of water is always 273.16. The melting point of ice and boiling point of water do not have particular values because these values depends on pressure and temperature. इसीलिए अपन इसको। ठीक है, आप लोग इसे लिखना चाहते हैं या पीछे जो दिया गया है उससे समझ जाएंगे? पीछे दिया गया उससे समझ जाएंगे। बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, शुरू से ही गधे हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है, there were two fixed points in the original Celsius scale as mentioned above, which were assigned the number 0 and 100 degrees Celsius on the absolute scale. One of the fixed point is the triple point of water, on which, on the absolute scale, one of the fixed point is triple point of water, which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16 Kelvin. What is the other fixed point in Kelvin scale? इसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, है ना? अगर एक फिक्स्ड पॉइंट पता है तो अपन सेल्सियस स्केल पे अपने को पता है तो अपन लिखेंगे इधर कितना, 0 - 100 अपॉन 100, क्योंकि अपर फिक्स लोअर फिक्स दोनों पता है। यहाँ पर हमको एक पॉइंट पता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट पता करना है, तो वो अपन को इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, तो कीजिए। एसी का क्या करना है?
अरे इसमें दूसरा फिक्स्ड पॉइंट पूछ रहा है ना, तो एक तो जीरो ये केल्विन में पूछ रहा है ना, तो एक तो 273.16 हो गया, और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये है 0 केल्विन। एक तो था जैसे ऐसा समझे कि 273.16 केल्विन किस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग था सेल्सियस में, 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग था। तो दूसरा 100 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 100 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, अरे 100 और ऐड कर दो यार, खत्म, 373, खत्म। इतना क्या दिमाग लगा रहे हो। तीसरा क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर TC ऑन द सेल्सियस स्केल गिवन बाय, अच्छा ये रिलेशन, तो बोल रहा है इसमें अपन ने 273.16 क्यों नहीं लिया, 273.15 ही क्यों लिया है, इसके पीछे का कारण पूछ रहा है। The temperature 273.16 Kelvin is the triple point of water. It is not the melting point of ice. The temperature 0 degrees Celsius on the Celsius scale is melting point of ice. Its corresponding value on Kelvin scale is 273.15 Kelvin. मतलब दो वैल्यू अपन ने पढ़ी 273.16 से 273.15, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन में आपने 273.16 क्यों नहीं लिया जो कि ट्रिपल पॉइंट होता है। तो इसका रीज़न ये है कि भाई ये क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो उसने ऐसा बोला कि 273.16 जो है वो ट्रिपल पॉइंट है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट 273.15 है, इसकी वजह से 273.15 लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये घटिया सी बात कर रहा है वैसे तो सारी, मेरा तो इसका आंसर देने का ही मन नहीं कर रहा है। What is the temperature of triple point of water on an absolute scale whose unit interval size is equal to that of Fahrenheit scale? मतलब Fahrenheit स्केल पे 273.16 की वैल्यू जानना चाह रहा है, निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेशन क्या था, F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू, बोलो, केल्विन में K माइनस 273 अपॉन 100। तो आपको यहाँ पर जो 273.16 है वो किस में है, केल्विन में, तो उसमें केल्विन की वैल्यू डाल दो और वहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। जरा लिख लो, हिंट तो लिख लो, घर पे जाके करना भी तो है। मेरा पेन कहाँ गया, मतलब ये करना है, ये था ना फॉर्मूला, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू C माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100, यही था ना। ये सॉरी K, तो K की जगह यहाँ पर बस 273.16 रख देना है और F यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, कितना कर लोगे, जो भी आए, आई डोंट केयर। ठीक है, वैसे तो बहुत ही घटिया घटिया क्वेश्चन है, मजा नहीं आ रहा इनमें। बोला है 2 आइडियल thermometers A and B use oxygen and hydrogen gas respectively. The following observation are made. बनाओ क्या है following observation. Triple point of water is 1 point, अच्छा ये दे रखा है, प्रेशर 0.200 10⁻⁵ पास्कल है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, प्रेशर दे दिया थर्मोमीटर का दोनों केस में, ओके ठीक है। मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर जो थर्मामीटर 1 में प्रेशर दे दिया ए में, थर्मामीटर बी में प्रेशर दे दिया, और जब नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो सल्फर का है उसमें उसने थर्मामीटर ए का प्रेशर दे दिया और बी का प्रेशर दे दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं,
What is the absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by the thermometer A and B? और दूसरा कह रहा है What do you think the reason behind the slight difference in answers of thermometer A and B? The thermometers are not faulty. Where further कहाँ गया? Not faulty. What further procedure needed in the experiment to reduce the discrepancy between the two readings? चलो भाई, ये अगेन एक और घटिया सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना? क्या कहना चाहते हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। यही तरीका है कि अगर हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि जो भी आप मटेरियल ले रहे हो यहाँ पे, उस मटेरियल के हिसाब से आप बोलोगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में पी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। वो वैल्यू, वो फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली अपन चीज़ों को समझ सकते हैं। कीजिए, बता दिया तो। पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट के लिए बात कर लो, तो ट्रिपल पॉइंट में टेम्परेचर कितना है? 273.16। एक एक थर्मोमीटर लेके सॉल्व कर लो। अच्छा, तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, या उसने क्या बोला? अच्छा, वो नहीं समझ पा रहे तो ऐसे बोलो ना कि वो नहीं समझ में आ रहा सर, वो क्या बोल के गया। भाई, उसने ये बोला है ए और बी है। अच्छा, मैं समझा दूँ। दो थर्मामीटर थे ए और बी। ए और बी की अपने को रीडिंग पता है, इसके लिए इसने एक टेम्परेचर दे दिया जिसको उसने ट्रिपल पॉइंट नाम दिया। हमने कहा ओके, और एक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। इन दोनों के लिए इसने बात करी, तो उसने कहा कि भाई जब मैंने ट्रिपल पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, और मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू मुझे बचपन से पता है, जो कि ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। ये है ना ट्रिपल पॉइंट। एक दो ट्रिपल पॉइंट, समझ गए बात को? तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर P1 है, सिर्फ एक स्केल देखो, अभी यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो मुझे इसमें क्या पता है? ये पता है, ये पता है, ये पता है, क्या नहीं पता है? ये नहीं पता। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से P प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 अपॉन T2। अब इसमें क्या क्या पता है आपको? सब कुछ पता है, सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं पता, क्या? T2, तो उसे कैलकुलेट कर लो। तो एक स्केल पे कैलकुलेट हो गया, सिमिलरली दूसरे स्कूल स्केल पे भी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि इस स्केल पे जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, तो वहां पर आपका T2 आ जाएगा। आपने दो स्केल पे T2 निकाला, दोनों के T2 में थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, करो। अच्छा, क्वेश्चन। ये लो भाई, T1 प्रेशर P1, जो पहले वाले का टेम्परेचर आएगा सॉल्व होके, बता दूं क्या? 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट।
देखो ये भी ये जो चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के अलावा जो भी ये सब चैप्टर चल रहे हैं इनमें कैलकुलेशन वैसी हैं कि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं। तुम ना कूद जाओ छत से, क्योंकि वो भी स्कूल में नहीं मिलेगा। अरे भाई हमें पता है नहीं मिलेगा स्कूल में, तो स्कूल में से क्वेश्चन भी तो नहीं पूछे जाते। इसका आंसर आएगा 392.69। T2 आ जाएगा 392.69 केल्विन। ये स्केल ए पर है। सिमिलरली स्केल बी की जब बात करोगे तो स्केल बी पर यही टेम्परेचर T2 आ जाएगा आपके पास 391.98 केल्विन। ठीक है, मेथड तो वही है। P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। T1 P2 और T1 अपने को दोनों ही केसेस में पता है, सिर्फ T2 कैलकुलेट करना है। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें अंतर क्यों आ रहा है, इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना इसने, व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन आंसर्स ऑफ थर्मोमीटर ए एंड बी। उसके पीछे का क्या रीजन लगता है कि आंसर में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये वरना सेम आने चाहिए था। अगर स्केल पे देखेंगे दोनों स्केल पे सेम आने चाहिए थे, तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने जो इक्वेशन लगाई है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, किसके लिए होती है, आइडियल गैस के लिए। अब दुनिया में कोई भी आइडियल गैस तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो जो यहाँ पर आपने थर्मामीटर ए और बी लिया है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले, ये परफेक्टली आइडियल नहीं है। गैसेज आइडियल ना होने की वजह से इसमें टेम्परेचर में थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस आना नॉर्मल है, इसके लिए अपने को परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। छठवा करो, करते जाओ, इंतजार नहीं करना किसी का। टाइम हो गया क्या, कुछ टाइम नहीं हुआ, चलो अब तो टाइम है। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे समझा जाए कि अगर समझ नहीं है तो, ये आराम से एक स्टील की रॉड थी, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कुछ लेंथ रही होगी L0। ओके, अब सूरज निकल आया, सूरज के निकलने से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई थोड़ी सी, लेंथ हो गई L1, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 63 सेंटीमीटर, यही दिए। अब अपन स्केल लेके आए, स्केल से अपन ने इसको नापा, तो स्केल से नापने पे अपने को कितनी मिली, 63। स्केल से नापने पे मिली ना, एक्चुअल में थोड़ी थी, एक्चुअल में तो कुछ कम रही होगी, एक्सपैंड होगी इतनी हुई होगी। तो पहले वो जानने की इच्छा रखता है कि L0 कितनी है। तो अपन को पता है फॉर्मूला, L1 इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा। सारी चीज़ें अपने को दे रखी हैं, वैल्यू डालो, आंसर आ गया। इसमें एक ही वेरिएबल है L0। हाँ बेटा, अच्छा टेप भी तो स्टील का है ना, और लीनियर, ओके लीनियर एक्सपांशन उसने स्टील रॉड का ही दिया है। तो इसका मतलब जिस तरीके से एलोंगेशन रीड रॉड में हो रहा होगा उस तरीके से टेप में भी हो रहा होगा, तो अपने को दोनों का ही निकालना पड़ेगा, टेप का भी निकालना पड़ेगा, टेप को भी कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मतलब अपने को ये भी समझना था कि उस दिन जो 1 मीटर का टेप था वो वास्तव में 1 मीटर का था भी कि नहीं था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये टेप भी स्टील का है, और स्टील का टेप होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से है, अगर मैं इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो टेप की लेंथ नहीं चेंज होगी क्या। तो टेप जिससे आप मेजर कर रहे हो वो भी तो लोचा दे गया। तो मैं तो इसको ऐसा समझूंगा कि भाई सबसे पहले टेप की ही, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं पहले उसको ही समझ लिया जाए। तो हम बोलेंगे कि भाई टेप 1 मीटर का था, L0 एट कितने टेस्ट सेल्सियस पे,
27 डिग्री सेल्सियस पे। हमसे कहाँ पर पूछा गया है, जब 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इस वक्त इसका अपने को एल पता करना पड़ेगा कि आखिर एक्चुअल में कितनी लेंथ है। 45 है 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये तो हो जाएगा 1 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 100 सेंटीमीटर है, तो ना ऐसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 1.2 इंटू 5, और डेल्टा टी कितना हो गया है -5, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से 25 गए तो 20, और 20 में से 2 गए तो 18। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि टेप की लेंथ कितनी आ रही है। स्टील टेप की लेंथ ही चेंज हो चुकी है। स्टील टेप की लेंथ है सॉल्व होके जो आएगी वो आएगी, यहीं पे लिख देता हूँ, 100.0216 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ जाएगी। टेप की लेंथ पता चल गई, टेप तो इतना एक्सटेंडेड हो गया। अब उसने एक पूछा है कि भाई बताओ रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो रॉड की एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए अपन को ऐसे समझ रहे हैं कि ये लेंथ इसकी यूनिटरी मेथड से निकाल लो, इसका सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब ये इसने 63 सेंटीमीटर जो उसने मेज़र किया, उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा। तो अभी इसका लेंथ कितना है, 100.0216 सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, और मुझे कितने में निकालना है, 63 में। तो ये यूनिटरी मेथड से मेरे पास जो एक्चुअल लेंथ है वो निकल के आ जाएगी कि एक्चुअल लेंथ 45 डिग्री सेल्सियस पे इतनी इसने मेजर करी होगी। तो इसमें आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप बच जाओगे। समझा, टेढ़ा क्वेश्चन हो गया। टेप ही एक्सटेंड हो गया, रॉड नहीं, रॉड भी एक्सटेंड हुई लेकिन रॉड से साथ टेप भी एक्सटेंड हो गया। तो टेप एक्सटेंड होने से मेजरिंग डिवाइस एक्सटेंड हो गई। अब मेजरिंग डिवाइस चेंज हो गई तो पर यूनिट मेजरिंग डिवाइस में कितना चेंज हुआ, 63 सेंटीमीटर में कितना चेंज होगा वो तो मैं निकाल ही लूँगा, पर 1 सेंटीमीटर में कितना चेंज हुआ। तो टोटल इसकी लेंथ इतनी थी, 100 से डिवाइड कर दिया तो पर सेंटीमीटर कितना चेंज हुआ वो पता चल गया। और मुझे कितने में निकालना था, 63 में। तो 63 के करस्पॉन्डिंग इसकी जो भी एक्चुअल लेंथ थी वो मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 10.6 तक कर लिया। आप लोग ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ये चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। ओके, थैंक यू वेरी मच।